मैं इन लोगों के हाथ कैसे आ गया, मैंने पूछा। दरअसल तुम सिराज और शेरे वगैरह के पास थे। तुम्हें मजीद मिट्ठू वाले खाली मकान में रखा गया था। चोट लगने के बाद तुम अपने हवास में नहीं थे, न किसी को पहचानते थे, न बात करते थे। पांडे के लोग इसी हालत में तुम्हें मजीद मिट्ठू के मकान से पकड़ लाए और हमारे साथ मॉडल टाउन के तहखाने में बंद कर दिया। मैंने जहन पर जोर दिया, लेकिन एक दबीज धुंध के सिवा कुछ नज़र नहीं आया था। मैंने बुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। कोई हल्का सा ख्याल भी जहन में नहीं उभरता। हाँ, तुम्हारी चोट काफ़ी शदीद थी। पूरे सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, आंखें सूज कर नीली हो चुकी थी। देख कर खौफ आता था। मैंने मैडम सफूरा की तरफ देखा, मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने इल्तिजाई लहजे में कहा, मैडम आपने कहा है कि हम सब इस वक्त एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप मुझे शदीद जहनी अजियत से बचाने के लिए मेरे एक सवाल का जवाब ठीक ठीक देंगे? हाँ पूछो। मैडम, मेरी बहन और भाई का क्या हुआ? मैं जानती थी तुम यही पूछोगे। इन दोनों के बारे में मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं तो बुरी भी नहीं, बल्कि तुम इसे थोड़ी सी रियायत के साथ अच्छी खबर भी कह सकते हो। तुम्हारी वालदा वाले वाक़े के 4-5 रोज़ बाद तक वो दोनों सिराज के हत्थे नहीं चढ़े थे। मुझे लगता था कि वो लाहौर में थे ही नहीं, शायद कराची की तरफ निकल गए थे। 5वें रोज़ मैं खुद पांडे वगैरह के हाथों बेबस हो गई। इसके बाद मुझे किसी के हालात का कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरी वालदा, मेरा मतलब है कि इनकी मैयत। मैंने आंसू बहाते हुए पूछा, इन्हें कोठी के अहाते में ही दफनाया गया था या दबाया गया था? मैंने कर्बनाक लहजे में पूछा। मुझे इस बारे में तफसील मालूम नहीं। मैडम ने नज़रें चुराईं। मेरा दिल दुख से लबरेज हो गया। तो क्या मेरी माँ को कफन भी नहीं मिल सका था? क्या वाकई ऐसा हुआ था? मैं कितनी ही देर गुमसुम बैठा रहा। मैडम भी खामोश रहीं। गए वक़्त का करब एक मुहीब लहर की तरह हम दोनों के दरमियान मौजूद रहा। आखिर मैडम सफूरा ने मौजू बदलते हुए कहा, अब तुम्हारे जहन में ये सवाल उभर रहा होगा कि पांडे जैसे सफाक शख्स ने हमें कत्ल क्यों ना किया, या हड्डियाँ वगैरह तोड़कर वहीं क्यों ना फेंकाया, हमें अपने साथ यहाँ बांडियल स्टेट क्यों लाया। ये सवाल वाकई बड़ी शिद्दत से जहन में उभर रहा था। मैंने भीगी हुई सवालिया नज़रों से मैडम को देखा। इसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर एकदम चुप रह गई। पकोड़ा के मेन दरवाजे से 3 अफराद अंदर दाखिल हो रहे थे। इनमें बख्शू कोई नहीं था। 2 मुकामी थे, एक अंग्रेज़ था। वो दरमियानी उम्र और अच्छे मजबूत जिस्म का मालिक था। हैरानी की बात थी कि इसने भी मुकामी लिबास पहना हुआ था। ये पाजामे, कुर्ते और अंगरखे पर मुश्तमिल था। पगोडा के एहतराम में वो इसके साथ ही नंगे पाँव चलते आ रहे थे। वो करीब पहुँचे तो मुझे सफ़ेद फाम शख्स के चेहरे पर नक्शे खबासत और सफाकी दिखाई दी। इसकी बड़ी बड़ी नीलगू आंखें यकीनन एक जा तलबहारी शख्स की आंखें थीं। मेरे दिल ने गवाही दी कि यह जॉर्ज गोरा है। अगले 2-4 मिनट में मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो गया। जॉर्ज ने मुझे कीनातोज़ नज़रों से घूरा और बोला, कोर्ती के साथ क्या गुजर हो रही थी? क्या एक बार फिर तुम यहाँ से भागना मांगता है? वो हैरान कुन तौर पर साफ उर्दू बोल रहा था, बस लहजे का फ़र्क था। मैं सर झुकाए बैठ रहा। जॉर्ज का साथी मकामी शख्स बोला, साहिब मोहन कुमार जी ने शायद ठीक ही मशवरा दिया है। इसकी टांगें घुटनों पर से काट देनी चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरा शख्स जो सांवली रंगत का था रख्त लहजे में बोला, कोई देखते नहीं हो कि साहिब बहादुर आए हैं? कैसे गवारों की तरह फसकदड़ा मारे बैठे हो? खड़े हो जाओ। इसके साथ ही इसने मुझे पाँव की हल्की सी ठोकर रसीद की। मैं खड़ा हो गया। सामला शख्स फिर गरजा, दीदे क्यों फाड़त हो, नीचे देखो। इसके साथ ही इसने मुझे थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ बहुत ज़ोरदार तो नहीं था, लेकिन शायद हाथ भारी था या क्या वजह थी। मेरा निचला होंठ फट गया और तेज़ी से खून के कतरे गिरने लगे। जॉर्ज और इसके दोनों साथी मुझे मुसलसल खुशमगी नज़रों से घूर रहे थे। पहला शख्स जॉर्ज को भड़काने वाले अंदाज में बोला, ये इस हिराफा के करतूतों में बराबर का शरीक है जी। ऊपर से घुन्ना बना रहता है, अंदर से सब कुछ जानत है। जॉर्ज ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। इसकी नीलगू आंखों में मुझे अपने लिए रुकावत की झलक नजर आई। गालबन इस रुकावत का सरचश्मा सुल्ताना ही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक जॉर्ज सुल्ताना के पीछे था और सुल्ताना ने जॉर्ज की जारहियत से बचने के लिए आनन फानन मुझे अपना शोहर बना लिया था। अब वो मेरी बीवी थी और मैं इसके बच्चे का बाप था। कहने वाले तो यही कह रहे थे और यही सूरत हाल थी जिसने जॉर्ज की आंखों में मेरे लिए बेपनाह रुकावत भर दी थी। यकायक जॉर्ज और इसके साथी चौंके। एक फरबाए अंदाम गुरु अचानक ही कोठरी के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसके सफ़ा चट चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखें सुरख थीं। इसके गले में मोटे दानों वाली बड़ी मालाएं इसके ऊंचे रुतबे को जाहिर करती थी। वो हाथ में असा लिए खड़ा था। इसके अकब में 2 बख्शू अदब से हाथ बांधे हुए थे। जॉर्ज ने गुरु को मकामी अंदाज में हाथ जोड़कर सलाम किया। गुरु ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। ताहम गुरु के चेहरे पर बरहमी के आसार मौजूद थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसने ज़ईफ़ आवाज़ में दरियाफ्त किया। कुछ नहीं गुरुजी, ये बदतमीज़ी कर रहा था। गहरे सांवले रंग वाले शख्स ने कहा, तुमने इसे क्या मारा है? गुरु के लहजे में बदस्तूर तलखी थी। कुछ नहीं गुरुजी, इस मर्तबा जॉर्ज ने जवाब दिया है।
ये फजूल बोल रहा है। तिवारी ने थप्पड़ मारा है। आज मैं दिन की रोशनी में पहली बार ध्यान से तिवारी की शक्ल देख रहा था। गहरी रंगत वाला ये शख्स किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना और खबरदार था। शायद इसका काम ही यहाँ से भागने वालों को पकड़ना था। गुरु के चेहरे से जाहिर था कि वो जॉर्ज के जवाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ और नाराज लहजे में बोला, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि ये बुद्ध मंदिर है, ये प्रेम और आश्ती का दबारा है। यहाँ पर खून खराबा हमारी शिक्षा के खिलाफ है। ये ऐसा ही है जैसे हम हाथ में हथौड़ा लेकर बुद्ध मंदिर की दीवारें गिराना शुरू कर दें। चीची, कितने अफसोस की बात है, एक जीते जागते बंदे का खून मंदिर के फर्श पर गिरता है और हम खड़े देखत हैं। गुरु ने अपने साथियों की तरफ देखा। वो तेजी से आगे बढ़े। इनमें से एक ने कपड़े से फर्श पर गिरा खून साफ किया, दूसरे ने अपना गिरवा रुमाल मेरे होंठों पर रख दिया ताकि मजीद खून गिरकर फर्श को दागदार न करे। गुरु ने खुश्क लहजे में कहा, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि बुद्ध मंदिर की सुंदरता को इस तरह दागदार न करें। अगर यहाँ आपका कोई अपराधी है तो फिर इसे यहाँ से ले जाएं। इसके साथ जो भी खून खराबा करना चाहत है बाहर जाकर करें। जॉर्ज जरा तुच्छ अंदाज में बोला, बड़े गुरुजी, आप बार बार खून खराबे का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ किसी ने किसी पर तलवार नहीं चलाया। एक थप्पड़ को आप खून खराबा क्यों कहते हैं? क्या ये पहली बार है कि यहाँ ऐसा हुआ है? बड़े गुरु की आवाज़ में दबी दबी आग थी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम यहाँ इस दोराहे में प्रेम, आश्ती और बलिदान की शिक्षा देवत हैं। अगर हमारे कहने और करने में इतना फ़र्क होगा तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़े गुरु, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर, जॉर्ज बोला। मैं बात नहीं बढ़ा रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अपराधी है तो आप इसे सज़ा देना चाहते हैं तो फिर इसे यहाँ से ले जाएं बस। जॉर्ज का चेहरा सुर्ख अंगारा हो चुका था, आंखों में जैसे नीला जहर भर गया था। इसने कहा, ठीक है, वैसा ही होगा जैसा बड़े गुरु चाहेंगे। इसके बाद वो मुड़ा और अपने साथियों के साथ लंबे डग भरता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बड़े गुरु ने मुझे कदरे तरहम की नज़रों से देखा, फिर अपने साथी बख्शुओं से कहा कि वो मेरे होंठ का खून बंद करने के लिए ठंडे पानी और राख का इस्तेमाल करें। कुछ और बख्शु भी वहाँ जमा हो गए थे। बड़े गुरु के सामने इनके सर ताजीम से झुके हुए थे। बड़ा गुरु इनके सामने चलता हुआ पगोडे के अंदरूनी हिस्से की तरफ वापस चला गया। दोपहर होते ही एक बार फिर मुझे अजीब तरह का अंदेशा लाहक हुआ। डॉक्टर चौहान ने मुझे बताया था कि हम मुजस्समा चोरी के लिए पगोडा में सज़ा भुगत रहे हैं। हमारी सज़ाओं में फाका कशी के अलावा मारपीट की सज़ा भी शामिल है। हमें यानी मुझे, मैडम सफूरा और इब्रार सिद्दीकी को हर शाम पगोडा से बाहर निकाला जाता है और संगे मरमर की सफ़ेद सीढ़ियों पर औंधा लिटाया जाता है। फिर हमें ज़ायरीन के सामने मुकर्ररा तादाद में बैद मारे जाते हैं। 2 दिन पहले ये सज़ा मैं एक बार तो भुगत चुका था, तहम इसके बाद अभी तक कोई ऐसा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था। बहरहाल मेरे जहन में अंदेशा मौजूद था और दोपहर के वक़्त ये अंदेशा एकदम बहुत बढ़ जाता था। मैडम सफूरा से मुलाकात दोबारा हो चुकी थी, लेकिन इसकी सज़ा के बारे में मैंने इससे कुछ नहीं पूछा था। बहरहाल ये शाम भी खैरियत से गुजर गई। मेरे पाँव में जंजीर बदस्तूर मौजूद थी और मुझे बहुत तंग कर रही थी। मेरे पाँव आज़ादी चाहते थे। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने जिस्म को हरकत देना चाहता था और ये ख्वाहिश किसी वक्त इतनी शदीद हो जाती थी कि दम घुटने लगता था। नींद की हालत में भी जैसी एहसास जहन की गहराइयों में मौजूद रहता कि मेरे पाँव के साथ एक नहायत नापसंदीदा बोझ मौजूद है। सुल्ताना के हवाले से भी मेरे जहन में अंदेशे मौजूद थे। वक्ते रुखसत इसकी डुबडुबाई हुई आंखें मेरे तसव्वुर में घूमती रहती थी। इसका बच्चे को चूमना, फिर अलविदाई अंदाज से मुझे देखना। गनी साहब, चौहान और दीगर लोगों ने मुझे बताया था कि मेरी बीवी की हैसियत से सुल्ताना ने मेरे लिए बड़ी मुसीबतें झेली हैं। वो अनगिनत मौक़ों पर मेरे लिए ढाल बनी है और अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली है। पता नहीं कि मैं इसका महबूब था या नहीं, लेकिन इसका शोहर ज़रूर था और वो हर तरह से शोहर परस्त औरत लगती थी। वो अपना सुर्ख अरूसी जोड़ा अपने झोले में साल लिए फिरती थी और ये बात भी याद रखने वाली थी कि बकौल चौहान, सुल्ताना ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना वो कीमती असासा यानी महाराज बहादुर की दी हुई मोहर भी इस्तेमाल कर डाली थी। हालांकि वो मोहर सुल्ताना और इसके घराने को बड़े से बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती थी। अब सुल्ताना खुद ख़तरे में थी। मालूम नहीं कि इसके साथ क्या सलूक होने वाला था। जॉर्ज गोरे को तो मैं देख ही चुका था। मैंने इसके किरदार के बारे में जो सुना था वो इसके ऐन मुताबिक था। चेहरे पर खबासत और औरत की भूख इसकी आंखों में नक्श थी। फिर मैं बालू के बारे में सोचने लगा, क्या वो वाकई मेरा बच्चा है, मेरा खून है? अचानक कोठरी का दरवाज़ा खुला और सफूरा अंदर आ गई। पिछले 2 साल में वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और शायद यही हाल मेरा था। यह इस मुसलसल फाका कशी का नतीजा था जो यहाँ हमसे ज़बरदस्ती कराई जाती थी।
अब भी कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर पहले बख्शू हमेश आया था और इसने खामोशी से थोड़े से भुने हुए चावल मुझे दिए थे। ये चावल वो हस्बे साबिक अपनी चादर के पल्लू में बांध कर लाया था। अंदर आते ही मैडम सफूरा ने पूछा, कल जॉर्ज और बड़े गुरुजी में कोई झगड़ा हुआ था? मैंने इस बात में जवाब दिया और सफूरा को अपना जख्मी होंठ दिखाया। वो तासुफ से सर हिलाते हुए बोली, ये बहुत बुरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब जॉर्ज तुम्हें पगोडा से निकालने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि तुम्हें जेल में ले जाया जाए। अभी हुक्म जी जुर्गान से बाहर हैं, 1-2 रोज़ में वो आ जाएगा। फिर तुम्हारा यहाँ पगोडा में रहना मुश्किल होगा। तो ये जगह भी जेल से कौन सा कम है? जेल में शायद खाना तो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, जो कुछ भी है, लेकिन ये एक इबादत गाह है। यहाँ कुछ असूल और कायदे हैं। सीढ़ियों पर लिटाकर लोगों के सामने पीठ पर बैद मारना कौन सा सुनहरी असूल है? मैंने बेजारी से कहा, बैद ही मारे जाते हैं ना, उल्टा लटका कर चमड़ी तो नहीं उधेड़ी जाती, औरतों को बेइज्जत तो नहीं किया जाता। और अब ये बैद मारने वाली सज़ा भी तो ख़त्म हो चुकी है। 7-8 महीने पहले ही मेरे और इब्रार के साथ ये सिलसिला ख़त्म हो चुका था। अब कम अज़ कम हमें तो बैद नहीं मारे जाते, लेकिन मुझे तो मंगल को भी बैद मारे गए थे। मैंने कहा, और वो सारी तकलीफ़ों तो हीन जहन में ताज़ा हो गई जो मुझे झेलना पड़ी थी। लेकिन मंगल के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी नहीं होगा। लेकिन अब ये जो जॉर्ज और बड़े गुरु की तकरार वाला मामला है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सिद्दीकी के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था। हाँ, मुझे सिद्दीकी के बारे में पूछना था, वो कहाँ है? इसे भी बड़े गुरु और मोहन कुमार की तकरार के बाद जेल जाना पड़ा था। 7-8 महीने तक इसे जेल में बहुत टफ टाइम गुजारना पड़ा था। बहरहाल अब वो दूसरे पगोडा में है और किसी हद तक सुकून में है। कुछ बख्शू लड़कियां कवल के फूलों से भरी हुई टोकरियां लेकर अंदर आ गई। इनके पीछे कुछ नौजवान बख्शू चांदी के गोल तश्त उठाए हुए जा रहे थे। मेरी कोठरी के इर्द गिर्द मुकम्मल सबूत था। मैंने मैडम सफूरा से कहा, कल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अचानक टूट गया था। आप मुझे ये बताने लगी थी कि पांडे जैसे बेरहम शख्स ने हमें लाहौर में कत्ल क्यों न कर दिया, या हड्डियां वगैरह तोड़ कर वहीं क्यों न फेंक दी। चोरी के जुर्म में हमें यहाँ भांडियल स्टेट क्यों ले आया गया? मैडम सफूरा ने कोठरी की खुरदरी दीवार से टेक लगाकर एक गहरी सांस ली और बोली, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, एक खास मुजस्मा चोरी हुआ था जो बुद्धमत को मानने वालों के लिए खास अहमियत रखता था। मत की तालीमात के मुताबिक अपराधियों के लिए एक कड़ी सज़ा मुकर्रर थी। अगर अपराधी यानी हम इस सज़ा से बच जाते तो इसका वबाल गुरु हजरात पर और पूरे मुठ पर आता। लिहाजा हमें सज़ा के लिए यहाँ जिंदा लाया जाना ज़रूरी था। कम अज़ कम 2-4 अफराद को तो यहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए था, और अगर ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच जाते तो ये पांडे और इसके साथियों की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस थी। और हम इसे अपनी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कि हम पाकिस्तान में पांडे की औरत से तो बच गए, लेकिन उम्र कैद भुगतने के लिए जहाँ पहुँच गए। हम कुल 5 अफराद यहाँ आए थे, तुम, मैं, अबरार सिद्दीकी, इनायत अली और करामत संधू। इनायत और करामत संधू को तो तुम नहीं जानते, बल्कि मैं भी नहीं जानती। बहरहाल ये भी इस सिलसिले में शामिल थे और मुजस्मा इन लोगों के हाथों से होकर सिद्दीकी तक पहुंचा था। इन दोनों बंदों को पांडे और इसके साथियों ने बहावलपुर से पकड़ा था। बहरहाल ये लोग बाद में यहाँ से भागने की कोशिश में मारे गए। कहा जाता है कि जंगल में इन्हें तेंदुओं ने मार दिया था। अब हम 3 बाकी हैं, देखते हैं कि हमारा एंड क्या होता है। मेरे और सफूरा के दरमियान तादेर गुफ्तगू होती रही। मैडम सफूरा ने तस्दीक की कि मैंने 7-8 माह यहाँ पगोडा में सज़ा काटी है। हमसे जबरी फाके कराए गए हैं, हमने मारे खाई हैं, सफाइयाँ की हैं, गलाजत खाने धोए हैं और पता नहीं क्या कुछ। मैडम जब ये बातें कर रही थी, मेरे जहन में धुंधले से नक्श बनते और बिगड़ते थे, मगर कुछ भी याद नहीं आता था। मैडम ने इस बात की तस्दीक की कि मैं यहाँ से फ़रार होने की कई बार कोशिशें कर चुका हूँ। मैंने कहा, मैडम मुझे ये बात गनी साहब और फिर चौहान ने भी बताई थी, मगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब होश में आने के बाद मैं खुद इस तजुर्बे से गुजरा हूँ। यहाँ जुर्गा पहुँचने से एक रात पहले मैं पड़ाव से भाग गया था। मैंने तूफ़ानी बारिश में अपने नाकाम फ़रार की सारी रोदात मैडम सफूरा के गोश गुजार की और ये भी बताया कि आखिर में मुझे किस तरह बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर पकड़ लिया गया, बिल्कुल जैसे तारीक ज़मीन ने तिवारी और डेविड वगैरह को उगल दिया हो और वो अचानक मेरे सामने आन खड़े हुए हों। मैंने कहा, मैडम मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि ये लोग वहाँ अचानक कैसे नमूदार हो। ये सख्त हैरान करने वाली बात है। मेरी जगह कोई और बंदा होता जिसे जादू, टूने और अमलियात वगैरह पर यकीन होता तो फ़ौरन इसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ चला जाता, मगर ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। सफूरा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कुछ ऐसी बातें तो मैंने भी सुनी हैं कि पंडित महाराज के आशीर्वाद से हुक्म जी को रूहानी ताकत हासिल है और इस ताकत की वजह से हुक्म जी का कोई कैदी इनकी मर्जी के बगैर इस राजवाड़े की हद से नहीं निकल सकता। अगर कोशिश करे तो पकड़ा जाता है या मारा जाता है, और पिछले कई बरस से ऐसा ही हो रहा है।
क्या आपको इस बात का यकीन है? नहीं, यकीन तो नहीं, लेकिन जब बहुत से लोग एक ही बात कहें और बार बार कहें तो दिमाग उलझ ज़रूर जाता है। अब तुम भी एक तजुर्बा बयान कर रहे हो और ये तुम्हारा ज़ाती तजुर्बा है। ऐसी बातों से लगता है कि इस मामले में कोई ना कोई भेद ज़रूर है जिसे समझने की ज़रूरत है। और ये रूहानी ताकत वाली बात सिर्फ कैदियों की हद तक नहीं है। मुकामी लोग ये अकीदा रखते हैं कि हुक्म जी कई ऐसे काम कर सकते हैं जो आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। बात करते करते अचानक सफूरा का माथा ठनका। मैंने इसकी नज़र का ताकुब किया। सबसे पहले मेरी नज़र तिवारी लाल के गहरे सांवले चेहरे पर ही पड़ी। वो लंबे ढक भरता हुआ पकोड़ा के सेन में दाखिल हुआ था और अब मेरी कोठरी की तरफ आ रहा था। इसके साथ सबज वर्दियों वाले 3-4 मुसल्ले अहलकार भी थे। इनकी राइफलें कैनूस के गिलाफों में बंद थी और वो पगोडा के एहतराम में नंगे पाँव थे। सफूरा ने ठटके हुए लहजे में कहा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए ही आए हैं। देखते ही देखते वो लोग सर पर पहुंच गए। इनके पीछे एक बूढ़ा बख्शू लाठी टेकता चला जा रहा था। तिवारी की आंखों में मुझे अपने लिए साफ तौर पर तैश और हसद दिखाई दे रहा था। बूढ़े बख्शू के हाथ में चाबियों का एक छोटा सा गुच्छा था। इसने सफूरा को मुखातिब करके कहा, कोरती तुम मुठ में वापस जाओ, यहाँ क्या करत हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। सफूरा उठी और मायूस नज़रों से मुझे देखती हुई कोठरी से निकल गई। बूढ़े बख्शू ने एक छोटी चाबी की मदद से मेरे गले का आहिनी कड़ा खोल दिया। एक दूसरा बख्शू आगे बढ़ा और इसने पाँव से जंजीर अलहदा कर दी। चलो, तिवारी लाल ने हुक्म कहा। कहाँ? मैंने पूछा। अभी अपनी आंखों से देख लेना। इसके साथ ही एक बावर्दी शख्स ने मुझे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। मैंने देखा बूढ़े बख्शू की आंखों में मेरे लिए रहम था, लेकिन इसके साथ साथ बेबसी भी थी। वो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता था। बावर्दी अहलकार मुझे पगोडा से बाहर ले आए। यहाँ सीढ़ियों पर एक कोड़ी शख्स को बैदों की सजा दी जा रही थी। इर्द गिर्द कई अफराद खड़े तमाशा देख रहे थे। मुझे एक बंद घोड़ा गाड़ी में बिठाया गया। जो ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, तिवारी लाल ने मुझे सर के बालों से पकड़कर जोरदार झटके दिए और गालियों की बौछार कर दी। मैं खामोशी से सुनता रहा। बावर्दी अफराद भी मुझे कीना तोज नज़रों से घूर रहे थे। 10-15 मिनट बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी पुख्ता इमारत में दाखिल हुई। लगता था कि अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत का कोई बहुत बड़ा दफ्तर है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ये कदीम इमारत जुर्गा की जेल है। मैंने कैदियों को खाकी वर्दी में मलबूस इधर उधर जाते देखा और मुशक्कत वगैरह करते देखा। इनकी कमीज़ों पर हिंदी में कुछ लिखा था और नंबर लिखे थे। मुझे गाड़ी से उतार कर एक दफ्तर में पहुंचाया गया। यहाँ नहायत करख्त शक्ल वाला एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा था। इसने मेरे कवाइफ लिखे, फिर एक रजिस्टर पर 2-3 जगह मेरा अंगूठा लगवाया। मुझे नंबर अलॉट किया गया 412। इसके बाद मुझे पाजामे कुर्ते पर मुश्तमिल खाकी वर्दी दी गई। मुझे गलीज कमरे में धक्का दे दिया गया ताकि मैं वर्दी पहन सकूं। मेरे पास इसके सिवा चारा नहीं था कि इन अहकामात पर अमल करूं। मेरा अंदाज़ा था कि अब मुझे किसी बैरक में धकेल दिया जाएगा जहां निहायत वाहियात किस्म की बदबूदार लोग बंद होंगे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो कतई गैर मुतवक्के था। मुझे एक छोटे अहाते में ले जाकर एक दूसरे घोड़ा गाड़ी में बिठाया गया। इस गाड़ी में सिर्फ एक घोड़ा था। वर्दी अफराद बदस्तूर मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन अब सियाह चेहरे वाला तिवारी लाल नजर नहीं आ रहा था। घोड़ा गाड़ी एक छोटे दरवाजे से बाहर निकली। गालबन ये जेल का कोई एक भी दरवाज़ा था। 10-15 मिनट तक सफ़र करने के बाद हम एक इमारत में दाखिल हुए। मैं घोड़ा गाड़ी से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान हुआ कि राजभवन की पुरशिकवा इमारत यहाँ से बस निसफ फरलांग के फासले पर नज़र आ रही थी। मैं जिस इमारत में खड़ा था ये भी काफ़ी शानदार थी। इसके अध खुले मेन गेट में से नदी का शफाफ पानी झलक रहा था। इमारत के सरसब्ज लॉनों में सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हुई थी और कुछ लोग शाहाना ठाट बाट के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तभी मेरी नज़र जॉर्ज गोरे पर पड़ी। वो इमारत के अंदरूनी दरवाजे से निकल कर आया था। इसकी बगल में एक कबूल सूरत लड़की थी, दूसरे हाथ में गिलास था। एक बावर्दी अहलकार ने सैल्यूट मारने के बाद कहा, बंदा हाजिर है सर। जॉर्ज गोरे ने हाथ से इशारा किया। ठीक है, अभी इसे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ, बात वगैरह करवाओ, दूसरे कपड़े दो, फिर हम इसके बारे में बताएंगे। मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं जॉर्ज गोरे की रहायशगाह पर हूँ। मुझे धकेल कर सर्वेंट क्वार्टर में पहुँचा दिया गया। यहाँ दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। वो मेरे अबतर हुलिये और जख्म जिस्म को दिलचस्प नज़रों से देख रहे थे। एक दो ने मुझ पर फिक्रे भी कसे। मुझे क्वार्टर में पहुँचा दिया गया। यहाँ हट्टे कट्टे जिस्म और रुकाबी आंखों वाला एक मल्होत्रा नामी मुलाजिम मेरा रूममेट था। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि मल्होत्रा यहाँ घोड़ों का ट्रेनर था। इसका कहना था कि सर्कस से सरकश घोड़ा भी जब पहली बार इसकी आंखों में देखता है तो इसकी आधी सरकशी ख़त्म हो जाती है। रात को सोने से पहले मल्होत्रा ने मुझसे कहा, सुना है कि तुम्हें भागने की बीमारी है, यहाँ इस बीमारी से दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा। रात को अहाते में 3 कुत्ते खुले छोड़े जावत हैं और इनमें से हर कुत्ता तेंदुए से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बंदे को फाड़ते पहले हैं, इसका नाम बाद में
मालिक पूछते हैं, रात को वाकई कोठी के अहाते की तरफ से देवहैकल कुत्तों की दबी दबी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। यकीनन यहाँ काफ़ी तादाद में पहरेदार भी मौजूद थे। कोठी के अंदर कहीं मदम आवाज़ में पियानो बज रहा था और रक्स की धुन फिजा में बिखर रही थी। मैं जब तक सो नहीं गया, मल्होत्रा भी जागता रहा और बेड़ी की कश लेता रहा। यकीनन वो मेरा रूममेट होने के साथ साथ मेरा निगरान भी था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।